हेलो एवरीवन, दृष्टि के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ यूजीसी नेट के पीवाईक्यू पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें विषय है भूगोल यानी ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में पिछले वर्षों में यूजीसी नेट के एग्जाम्स में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, वर्ष 2013 से लेकर 2024 तक, उन सभी प्रश्नों पर हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। उन प्रश्नों के हम कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, उनसे जुड़े हुए कुछ अन्य फैक्ट भी यहाँ डिस्कस करते हैं, ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके, है ना। तो ध्यान रखिएगा, इससे पहले हमने हमारे दोनों सेगमेंट जैसे भू आकृति विज्ञान और जलवायु विज्ञान, इससे जुड़े हुए इन सभी वर्षों के प्रश्नों को हमने हल कर लिया है। अब हम हमारे तीसरे सेगमेंट पर चर्चा कर रहे हैं, जो है समुद्र विज्ञान, ओशनोग्राफी। ठीक है, तो समुद्र विज्ञान में 2013 से 2024 तक के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को हम यहाँ चर्चा में लाएंगे। उन सभी प्रश्नों पर हम यहाँ चर्चा करेंगे, फैक्ट, उनसे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है उसे भी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो 2024 और 2023 के प्रश्नों को हमने समुद्र विज्ञान के यहाँ सॉल्व कर लिया है। हम किस ईयर से चलेंगे, तो हम 2024 से चल रहे हैं और अंत में 2013 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो लेटेस्ट प्रश्नों से हम इन्हें सॉल्व कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, विगत वर्षों के प्रश्नों में 2024 और 23 हमने हल कर रखे हैं। अब हम 2022 और 21 के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। प्रश्न है, जैसे जैसे तरंगे तट की ओर बढ़ती हैं, उनके रूप में आमूल परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तनों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, यानी आप जब महासागरों में तरंगों के फॉर्मेशन की बात करें, तरंगों के निर्माण की बात करें, तो ये तरंगें जब तट तक पहुंचती हैं तो इनके स्वरूप में किस तरीके का परिवर्तन देखने को मिलता है, ये पूछा गया है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है, सही क्रम के हिसाब से देखिए आपको जमाना है, लेकिन आपके पास ऑप्शन भी दिए हैं। ऑप्शन ए है कम अंतराल वाले शृंग, ऑप्शन दूसरा है तरंग रोधक, तीसरा है उद्वालन और चौथा है पार्श्वधावन। ठीक है, या पश्चधावन, दरअसल ये पश्च यानी पीछे की ओर, धावन यानी चलना। ठीक है, पश्च धावन। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। आपके पास ऑप्शन ए, बी, सी, डी के रूप में है, जिनमें इन्हीं अंकों का क्रम है कि कौन सा क्रम सही है। तो पहला है 2 3 1 4, बी है 1 4 3 2, सी है 3 2 4 1 और डी है 1 2 3 4। ठीक है, यूजीसी नेट दिसंबर 2021 के प्रश्न पत्र में ये प्रश्न पूछा गया था। इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहली बात यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है यह जानना कि महासागरी तरंगें क्या हैं, महासागरी धाराएं क्या हैं। जब हम महासागरी धाराओं या तरंगों के बारे में पढ़ते हैं, तो हमने इससे पहले क्या पढ़ा है कि महासागर का जल जब एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित तीव्रता के साथ एक निश्चित दिशा में आगे की ओर एक समांगी पैटर्न के साथ आगे बढ़ता है, तो हम उन्हें धाराओं की संज्ञा दे देते हैं। हम कहते हैं कि वे क्या हैं, वे महासागरी धाराएं हैं। जो महासागरी धाराएं हैं वे कणों के रूप में भी कंपन, मतलब जो महासागर के जल के कण हैं वे कण, और ऊपर से जो तरंगों के रूप में महासागरी आगे बढ़ती हैं धाराएं, उन्हें हम कहते हैं। तो महासागर का जल कुछ इस तरीके से तरंगों के रूप में भी गति करता है ना, और कणों के रूप में भी गति करता है। जब हम बात करें तरंगों की, तो यह हिस्सा जितनी ऊंचाई पर ये तरंग ऊपर की ओर उठती है, इसे शृंग कहा जाता है, और यह हिस्सा जो नीचे की ओर धंसता हुआ नीचे की ओर जाता है तरंगों के फॉर्म में, इसे गर्त कहते हैं। ठीक है, तरंगे, महासागरी धाराएं शृंग और गर्त के रूप में आगे बढ़ती हैं। देखिए, जो हमारा पहला स्टेटमेंट है कि कम अंतराल वाले शृंग, जब ये शृंग छोटे हो जाएं, इन्हें कम अंतराल वाले शृंग कहेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि किसी भी सिचुएशन में, या हम महासागर की जब बात करें कि महासागर में तरंग कब टूटती हैं, महासागर में तरंग तब टूटेंगी जब तरंग, मान लीजिए महासागर में 3 फीट ऊंची है, इसकी गहराई जब 4 फीट हो जाए। तो महासागर में यदि इसकी ऊंचाई 3 फीट है ऊपर महासागर सागरी तरंग के तल के, और इसकी गहराई यदि 4 फीट चली जाए, तब कहा जाता है कि अब वह स्थिति है जब तरंगे टूट जाएंगी। ठीक है, तो ध्यान रखें कि एक तो जब कण का वेग, कक्षीय वेग ज्यादा हो जाए तरंग के वेग से, तब भी ऐसा होता है कि जो तरंगे हैं वे टूट जाएंगी। और ये इसके पहले यानी तरंग रोधन के पहले कैसी अवस्था आती है कि तरंग टूटती है, तो जो इनकी शृंग हैं
ये इनके श्रृंग के बीच की जो दूरी है वे कम होने लगती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसकी जो अवस्थाएं हैं वे इसी क्रम में आगे बढ़ती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो कम अंतराल वाले श्रृंग हैं उनका निर्माण होता है। ठीक है, दूसरा, इसके बाद ही तरंग क्या हो जाती हैं, टूट जाती हैं। बीच में अवरोध आ जाए तो तरंग क्या हो जाएंगी, टूट जाती हैं। फिर जो लहरों के रूप में, तरंगों के रूप में जब तरंगों की टूटने की अवस्था आती है तो जो तरंग हल्का सा जल जो इसका आगे की ओर बढ़ता है, मान लीजिए तट है, ये जल तट की ओर आगे की ओर जाए तो इसे कहा जाता है उद्वालन। ठीक है, और जब यही जल तट से टकराकर वापस आ जाए तो इसे कहा जाता है पश्च धावन। धावन शब्द यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे ये इंग्लिश में ही याद था। इसे बैकवॉश कहते हैं और जो उद्वालन है इसे स्वैश कहते हैं, स्वैश। ठीक है, और इसे कहते हैं बैकवॉश। तो आपको शब्द याद रखना है। उद्वालन हिंदी में आगे की ओर तट से जाकर जब तरंगे जाकर टकराती हैं, टूट जाते हैं, फिर जल जो वापस आता है तो उसे पश्चधावन कहा जाता है। ठीक है, जब तरंग टूटने के साथ इसका जो जल है वह आगे की ओर जाए, रूप स्थल भाग पर चढ़ जाए तो उद्वालन, और जब वापस से लौट जाए टूटने के बाद जल पुनः पश्चधावन पीछे की ओर लौट जाए, सागर की ओर लौट जाए तो उसे पश्चधावन या बैकवॉश कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सही क्रम क्या है, सही क्रम है सबसे पहले कम अंतराल वाले श्रृंगों का निर्माण नंबर 1, फिर तरंग रोधक यानी तरंग का टूटना, फिर उद्वालन नंबर 3, और फिर 4 वापस से जल का सागर तट पर लौटना, सागर तल पर लौटना, पश्चधावन 4। ठीक है, तो 1 2 3 4 एकदम सही इसका क्रम दिया हुआ है, ऑप्शन डी 1 2 3 4 यही इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है, हिंद महासागर के 4 उच्चावच लक्षणों को उत्तर से दक्षिण की ओर उनकी स्थिति के आधार पर क्रमबद्ध कीजिए। ध्यान रखिएगा, हिंद महासागर की यदि हम बात करें तो उत्तर से दक्षिण पूछा जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखें। अब देखिए आपके पास क्या क्या है। उच्चावचों की श्रेणी की बात की जाए तो पहला है लक्षद्वीप चागोस कटक, दूसरा है चागोस सेंट पॉल कटक, तीसरा है एम्स्टर्डम सेंट पॉल पठार, और चौथा है करगुलेन गॉसबर्ग कटक। अब आपको बताना है कि इनका जो क्रम है ये उत्तर से दक्षिण में हिंद महासागर में कैसे है। ठीक है, और ABCD के रूप में आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन्हीं के आधार पर आपको दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। ये प्रश्न भी दिसंबर 2021 वाले एग्जाम में पूछा गया था। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम देखते हैं एक बार हिंद महासागर का मैप। देखिए ये है हिंद महासागर वाला रीजन। ठीक है, हिंद महासागर कहां से कहां तक विस्तारित है आप देख पा रहे होंगे। ये हिस्सा ये अफ्रीका का हिस्सा है, मेडागास्कर है, फिर ये ऊपर की ओर विस्तारित है। यहाँ देखें ये अरब प्रायद्वीप वाला हिस्सा आ जाता है, यहाँ पर अमन बेसिन आता है, फिर यहाँ अरब जो हम अरब सागर की बात करते हैं वो, फिर आगा भारत, श्रीलंका, फिर यहाँ देखिए ये हिस्सा पूरा ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी हिस्से तक ये विस्तारित है। ये पूरा हिंद महासागर है, नीचे जाकर आर्कटिक से मिलता है। देखें हिंद महासागर में यदि हम उच्चावचों की बात करें और उच्चावचों को समझने की कोशिश करें तो ध्यान रखें, जैसे ही आप, चूंकि पूछा क्या गया है उत्तर से दक्षिण, यानी आपका ये वाला क्रम होना चाहिए। उत्तर से दक्षिण जानने के लिए आपको पता होना चाहिए हमारे पास जो ऑप्शंस में है, ऑप्शन में हमारे पास जो उच्चावच है उसमें पहली श्रेणी, जैसे ही आप उत्तर से नीचे की ओर आएंगे तो आपको मिलेगा चागोस लक्षद्वीप प्लेटू। ठीक है, और यही रिज, यहीं पर रिज है, ये आगे की ओर बढ़ती है। यानी उत्तर से दक्षिण में जो आपको सबसे पहला मिलता है हमारे ऑप्शन के मुताबिक वह है चागोस लक्षद्वीप प्लेटू और रिज। ठीक है, फिर जैसे ही चागोस लक्षद्वीप का यह हिस्सा आगे की ओर बढ़ेगा, ये लगभग 30 डिग्री के आसपास मिड इंडियन बेसिन यहां पर मिलता है। मिड इंडियन बेसिन को ही चागोस भी कहा जाता है। अब हम हमारे ऑप्शन की ओर लौटें और देखते हैं कि क्या है। देखिए सबसे पहले हमें क्या मिला, लक्षद्वीप चागोस कटक नंबर 1 पर, जो 1 नंबर है हमारा 1 पर है। फिर हमें दूसरा जो मिलता है, दूसरा जो क्रम हमें मिल रहा है, देखिए जो दूसरा क्रम है, जैसे ही आप चागोस लक्षद्वीप से नीचे की ओर आते हैं तो मिड इंडियन बेसिन मिलता है। जो मिड इंडियन बेसिन है इसे ही चागोस सेंट पॉल कहा जाता है। तो आप जैसे नीचे की ओर आएंगे मिड इंडियन बेसिन, मिड इंडियन रिज मिलेगा, मिड इंडियन रिज में आपको सेंट पॉल भी मिलेगा, ध्यान रखिएगा। तो जो दूसरा क्रम होगा वह होगा चागोस सेंट पॉल कटक का।
ठीक है, यानी सबसे पहले उत्तर में आपको मिलेगा क्या, लक्षद्वीप वाला हिस्सा, लक्षद्वीप चागोस कटक मिलेगा। दूसरे नंबर पर आपको मिलेगा चागोस सेंट पॉल कटक, ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर आप जैसे ही आगे की ओर बढ़ेंगे, आप फिर से मैप में हम पहुंचते हैं, और मैप में हम जैसे ही आगे की ओर बढ़ेंगे, देखिए चागोस लक्षद्वीप, फिर आप नीचे की ओर आएंगे मिड इंडियन चागोस, जिसे चागोस सेंट पॉल कटक के रूप में भी जाना जाता है। ये मिड इंडियन रिज, देखिए अभी भी आगे की ओर बढ़ेगी ये रिज, और आगे जाकर ये रिज दो भागों में डिवाइड हो जाएगी। आगे जाकर ये रिज दो भागों में डिवाइड हो जाएगी। एक हिस्सा इसका पूर्वी हिस्से के रूप में होगा और एक पश्चिमी हिस्से के रूप में होगा। तो जो पश्चिमी हिस्सा है उसे एम्स्टर्डम आइलैंड, और एम्स्टर्डम के साथ साथ ध्यान रखें, जब हम एम्स्टर्डम की तरफ बढ़ेंगे, देखिए जो मिड इंडियन रिज है ये आगे बढ़ेगी तो आएगा एम्स्टर्डम, फिर ये और आगे बढ़ेगी दक्षिणी हिस्सा, तो उसका पूर्वी हिस्सा कहां की ओर जाएगा, अंटार्कटिका मग्न तट में हो जाएगा, और जो इसका पश्चिमी हिस्सा है वहां पर है खरगुलैंड आइलैंड। तो इसका क्रम देखिए क्या है, पहले चागोस प्लेट्यू वाला हिस्सा लक्षद्वीप के साथ, फिर आप आगे बढ़ेंगे तो चागोस मिड इंडियन कटक या चागोस सेंट पॉल कटक मिलेगा। फिर आप और आगे बढ़ेंगे तो आपको एम्स्टर्डम आइलैंड वाला हिस्सा मिलेगा, इसके रिज वाला हिस्सा मिलेगा। फिर आप नीचे की ओर बढ़ेंगे तो करगुलन आइलैंड मिलेगा। तो इनका क्रम यदि हम हमारे प्रश्न में देखें तो क्या है, सबसे पहले लक्षद्वीप वाला हिस्सा मिलेगा, दूसरे नंबर पर आपको चागोस सेंट पॉल कटक मिलेगा जो आपने अभी देखा भी। इसके बाद आप आगे की ओर बढ़ेंगे तो आपको एम्स्टर्डम सेंट पॉल कटक मिलेगा, और फिर अंत में मिलता है करगुलेन गॉसबर्ग। ठीक है, तो इसका क्रम भी आपने देखा कि इसका क्रम क्या है, इसका क्रम भी सबसे पहले लक्षद्वीप है, फिर चागोस सेंट पॉल वाला हिस्सा है, फिर एम्स्टर्डम सेंट पॉल वाला पठार है, फिर करगुलेन। तो इनका क्रम 1 2 3 4 है। जब आप उत्तर से दक्षिण की ओर आएंगे तो सेम यही क्रम है 1 2 3 4। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 1 2 3 4, यही क्रम है। ध्यान ये रखना है कि आपको ये सारी छोटी छोटी चीजें याद रखना है। जैसे ही हिंद महासागर वाले रीजन में मुख्य कटकों की बात करेंगे तो ये भारत भूमि के दक्षिणी हिस्से से शुरू हो जाते हैं। भारत भूमि के दक्षिणी हिस्से से ये नीचे की ओर आ जाएंगे। ये सारे कटक कहां पर जाकर समाप्त होंगे, आर्कटिक वाले हिस्से पर जाकर समाप्त होंगे। ठीक है, और इन कटकों का क्रम यही होगा, सबसे पहले चागोस लक्षद्वीप प्लेट्यू, फिर ये आगे बढ़ेगा जैसे चागोस ट्रेंच में डिवाइड होगा, फिर सूर्य वर्मा ट्रेंच में डिवाइड होगा, फिर नीचे आएंगे तो 30 डिग्री अक्षांश के आसपास मिड इंडियन बेसिन मिलेगा। मिड इंडियन बेसिन और इसके आसपास इस हिस्से को, जो कि विस्तारित ही है ये हिस्सा, मिड इंडियन रिज, ये आएगा, फिर आपको मिड इंडियन रिज मिलेगा। मिड इंडियन रिज है जो अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे चूंकि मिड इंडियन रिज में ही सेंट पॉल चागोस है इसलिए इसे सेंट पॉल चागोस के रूप में भी जाना जाता है। मिड इंडियन रिज आगे की ओर विस्तारित होता है और इसी का हिस्सा दो भागों में डिवाइड होता है, एक पूर्वी और एक पश्चिमी। ठीक है, ध्यान रखें। तो सबसे पहले मिड इंडियन रिज के पास आपको एम्स्टर्डम आइलैंड मिड इंडियन रिज, ठीक है, या एम्स्टर्डम आइलैंड सेंट पॉल वाला हिस्सा भी मिल सकता है। फिर आप नीचे आएंगे तो आपको पश्चिमी हिस्सा करगुलेन की तरफ लेकर जाएगा, और जो इसका पूर्वी हिस्सा है वह अंत में जाकर जो नीचे आर्कटिक का मग्न तट है उसमें जाकर समाहित हो जाता है। तो इस तरीके से हमने विभिन्न कटकों की बात की। इन कटकों का विस्तार कहां से कहां तक है, देखिए रिज जो है ना, यही इनके बारे में बताएंगे आपको। रिज कटक नीचे की ओर जो विस्तारित होते जा रहे हैं वही है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कौन एक वैज्ञानिक समुद्री मौसम विज्ञान के प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है। आपके पास ऑप्शन है L.C. किंग, ऑप्शन बी है M.F. मर्रे, ऑप्शन सी है W.M. डेविड और ऑप्शन डी है F.P. शेफर्ड। ये प्रश्न नवंबर 2020 के प्रश्न पत्र में यूजीसी नेट के पूछा गया था। देखिए, जब भी हम बात करेंगे मौसम विज्ञान के संदर्भ में, तो ये मौसम विज्ञान भी किसके संदर्भ में है, समुद्री मौसम विज्ञान, क्योंकि जो समुद्री विज्ञान है वे विभिन्न प्रकार की शाखाओं में डिवाइड है। समुद्री विज्ञान, भौतिक समुद्री विज्ञान, रासायनिक समुद्री विज्ञान, भौगोलिक समुद्री विज्ञान, इसके अलावा समुद्री विज्ञान के मौसम वाले डिपार्टमेंट अलग हैं, तो मौसम समुद्री विज्ञान। फिर आप समुद्री विज्ञान में कुछ और भी सेगमेंट हैं, जैसे आप समुद्री विज्ञान के या समुद्र के पर्यावरण के बारे में चर्चा करेंगे तो उसे समुद्री या पर्यावरणीय समुद्री विज्ञान कहा जाएगा। तो ये विभिन्न प्रकार की शाखाओं में डिवाइड है, जिसमें से जब हम बात करेंगे मौसम समुद्री विज्ञान के बारे में या समुद्री मौसम विज्ञान के बारे में, तो इसका प्रतिपादन का जो श्रेय जाता है वह जाता है M.F. मर्रे जी को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। M.F. मर्रे जी की बात करें तो ये अमेरिकी नौसैनिक रहे हैं। ये अमेरिकी नौसैनिक
नौसैनिक एवं मौसम विज्ञानी के रूप में इन्होंने काम किया। कौन से मौसम विज्ञानी? तो समुद्री मौसम विज्ञानी के रूप में इन्होंने काम किया है। ठीक है, समुद्री मौसम विज्ञानी या वैज्ञानिक। ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना है, विज्ञानी भी लिख सकते हैं आप इन्हें। इन्होंने अपनी पुस्तक प्रतिपादित की थी, या आप कह सकते हैं कि इन्होंने अपनी पुस्तक ली थी जिसका प्रकाशन हुआ था लगभग 1855 के आसपास। ठीक है, तो जब इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी और इनकी पुस्तक का प्रकाशन हुआ 1855 में, 1855 में प्रकाशित इनकी पुस्तक का नाम था द फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ द सी, ज्योग्राफी ऑफ द सी। ठीक है, और इस पुस्तक में ही उन्होंने जो समुद्र विज्ञान है उसमें नेविगेशन कैसे काम करता है, समुद्री धाराएं कैसे काम करती हैं, समुद्र में जो हवाएं चलती हैं वे कैसे कार्य करती हैं, इन नेविगेशन, समुद्री धाराओं, हवाओं और मौसम का जो नौसैनिक हैं या जो नाविक हैं वे कैसे उपयोग कर सकते हैं, उनके लिए ये सारी धाराएं, इनके बारे में जो डिटेल से जानकारी है उन्होंने नाविकों के लिए उपलब्ध कराई। यानी समुद्री विज्ञान पे जो हवाएं, मौसम, इन सभी का उन्होंने गहन अध्ययन किया, अपनी पुस्तक में उसे प्रतिपादित किया, और इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने नाविकों के लिए आप इन हवाओं का, समुद्री मौसम का कैसे ये नाविक उपयोग कर सकते हैं अपने लाभ के लिए, ये इन्होंने इस पुस्तक में लिखा है। तो बेसिकली ये समुद्र की जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसके बारे में इन्होंने चर्चा की है। ऐसा माना जाता है कि समुद्र के मौसम विज्ञानी को लेकर, ये समुद्र के मौसम विज्ञान को लेकर यह पहली पुस्तक है जो प्रकाशित हुई है। इस वजह से इन्हें, या आप कह सकते हैं कि एमएफ मर्रे को प्रथम समुद्री विज्ञानी के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका प्रतिपादन का जो श्रेय है प्रतिपादक के रूप में एमएफ मर्रे को जाना जाता है। ठीक है, एलसी किंग के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एलसी किंग जो है वो एक ब्रिटिश भूविज्ञानी है और इन्होंने स्कॉट रिट्रीट के बारे में चर्चा की है। हमने डब्ल्यू.एम. डेविस के बारे में भी पढ़ा है। डब्ल्यू.एम. डेविस एक भू आकृति विज्ञानी है जिन्होंने अपर्दन चक्र के बारे में चर्चा की है। और जब हम बात करेंगे एफ.पी. शेफर्ड के बारे में, तो ध्यान रखें ये भी अमेरिकी भौमिकी समुद्र विज्ञानी, यानी समुद्र की फिजिकल के बारे में तो चर्चा की है लेकिन ये भौमिकी समुद्र विज्ञानी है। मौसम के बारे में चर्चा किसने की है सबसे पहले और डिटेल से, तो ध्यान रखें एमएफ मर्रे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में आपके सामने समुद्री जल में नमक की मात्रा लिखी हुई है और सूची 2 में समुद्री जल की मात्रा का प्रतिशत दिया है प्रति 1000 ग्राम में। सैलिनिटी कैसे मापा जाता है? समुद्र के जल में प्रति 1000 ग्राम इकाई में कितनी जो लवणीय मात्रा है वह मौजूद है, उसे ही हम सैलिनिटी कहते हैं। सैलिनिटी को हमने अभी तक सामान्य शब्दों में क्या माना? नमक की मात्रा, NaCl, कि समुद्र में प्रति 1000 ग्राम इकाई में नमक की मात्रा कितनी है। लेकिन जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं, ध्यान रखें इसमें केवल NaCl नहीं होता है, लवण के रूप में इसमें MgCl भी होता है। ठीक है, CaSO4 भी होता है, MgSO4 भी होता है। तो ध्यान रखें जब हम बात करेंगे समुद्र की लवणीय तत्व की, तो प्रति 1000 ग्राम समुद्रिक जो इकाई है, प्रति 1000 ग्राम समुद्र में लवणीय तत्व कितने हैं, लवणीय तत्वों की प्रतिशत कितना है, ये बताता है उसकी लवणता को, उसकी सैलिनिटी को। ठीक है, तो इससे पहले भी हमने अमूमन नमक को लेकर माना है कि लवण यानी नमक की मात्रा। तो नमक की मात्रा हमने सामान्य शब्दों या अर्थ के लिए ऐसे ही समझाने के लिए हमने इसका उपयोग किया था। लवणीय तत्वों की जब बात की जाएगी तो उसमें NaCl यानी जो हमारा सोडियम क्लोराइड वो होता है। लवणीय तत्वों में ही ध्यान रखें मैग्नीशियम क्लोराइड भी होता है, MgCl, मैग्नीशियम क्लोराइड भी होता है। लवणीय तत्वों की बात की जाए तो उसमें मैग्नीशियम सल्फेट भी होता है, MgSO4। और यदि हम लवणीय तत्वों की ही बात करें तो उसमें कैल्शियम सल्फेट भी होता है, CaSO4। ठीक है, ध्यान रखें। तो इन सभी की कितनी मात्रा मौजूद है 1000 ग्राम प्रति इकाई सागर के जल में, यही उसकी लवणीयता या सैलिनिटी कहलाती है। अब हम इस प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न में सूची 1 में आपको सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट दिया हुआ है। इसके सामने आपको इनकी मात्रा दी हुई है सैलिनिटी के आधार पर। देखिए सैलिनिटी को मापने का जो सूचक है वह ये है, इसका मतलब है प्रति 1000 ग्राम, प्रति 1000
ग्राम, यानी प्रति 1000 ग्राम जो जल की मात्रा है उसमें कितनी लवणीयता, कितनी लवण के तत्व मौजूद हैं। ठीक है, इसे इस तरीके से मापा जाता है। सागरीय जल के भार और उसमें जो घुलित लवणीय तत्व हैं, लवणों की मात्रा है, खनिज मात्रा, लवणीय खनिज पदार्थों की मात्रा है, उसी के अनुपात को सागरीय लवणता कहा जाता है। अब हम प्रश्न के हिसाब से नीचे दिए गए विकल्पों से आपको सही उत्तर चुनना है। सबसे पहली बात ध्यान रखना है कि प्रति 1000 ग्राम में सर्वाधिक मात्रा NaCl की होती है। यदि इसमें कहीं भी सर्वाधिक मात्रा आपको दिखाई दे रही है, वह क्या है, तो हमारे ऑप्शन में सर्वाधिक मात्रा 1, 2, 3 के रूप में देखें 27.213 प्रति 1000 ग्राम है। तो जो यही है, यही क्या हो जाएगा, NaCl, क्योंकि सर्वाधिक मात्रा NaCl की ही पाई जाती है। तो आपने देखा सबसे पहला क्रम होगा हमारा ये, ठीक है, यानी नंबर 2 हमारा पहला आंसर होगा। फिर मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करें, हम जब इस क्रम में आगे की ओर बढ़ेंगे तो ध्यान रखें कि समुद्री जल में प्रति 1000 ग्राम में मैग्नीशियम क्लोराइड की मात्रा लगभग 3.8 कुछ प्रतिशत होती है। तो जहां भी आपको 3.8 कुछ प्रतिशत ये लिख रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड 3.8 कुछ प्रतिशत, जो कि नंबर 1 में लिखा हुआ है। फिर ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट की बात की जाए तो मैग्नीशियम सल्फेट का प्रतिशत थोड़ा सा कम होता है, लेकिन ध्यान रखें कैल्शियम सल्फेट की तुलना में थोड़ा अधिक होता है। तो हमारे पास ऑप्शन में देखिए कहां पर है मैग्नीशियम सल्फेट का प्रतिशत 1.658, यही मैग्नीशियम सल्फेट का प्रतिशत है और उससे कम होगा ये। तो मैग्नीशियम सल्फेट नंबर 4 और नंबर 3 पर आएगा कैल्शियम सल्फेट नंबर 4 और फिर नंबर 3। क्रम क्या है, 2143, देखिए कहां पर है 2143, 2143 ऑप्शन ए में ही है। तो 2143 ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर हल कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक में कथन ए है और दूसरा कथन 2 है। कथन ए क्या कह रहा है, समुद्री सतह के नजदीक दबाव में वृद्धि के कारण सतह से गहराई की ओर घनत्व भी बढ़ता जाता है। और दूसरा कथन है, यदि हल्का सतही जल हवाओं द्वारा दूर ले जाया जाता है, सघन उपसतह जल सतह पर ऊर्ध्वगामी हो जाता है। ठीक है, आपको उपरोक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन में कथन ए, ऑप्शन ए क्या कह रहा है, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। ऑप्शन बी कह रहा है कथन 1 और कथन 2 दोनों असत्य हैं। ऑप्शन सी कह रहा है कथन 1 सत्य है किंतु कथन 2 असत्य है, और ऑप्शन डी कह रहा है कथन 1 असत्य है किंतु कथन 2 सत्य है। ठीक है, अगर हम बात करें हमारे कथन 1 की, कथन 1 क्या कह रहा है, कथन 1 में लिखा है कि समुद्री सतह के नजदीक, ये क्या है, मान लीजिए समुद्री सतह है, ठीक है, ये समुद्री सतह के नजदीक दबाव में वृद्धि के कारण, मान लीजिए समुद्री सतह में दबाव हुआ। अगर समुद्री सतह में हम दबाव की बात करते हैं तो ये कब बढ़ेगा, समुद्री सतह में दबाव तब बढ़ेगा जब इसका घनत्व ज्यादा होगा। और घनत्व ज्यादा कब होगा, जब इसकी सैलिनिटी ज्यादा होगी, लवणता ज्यादा होगी। अगर सैलिनिटी ज्यादा है, सैलिनिटी ज्यादा कब होगी, ध्यान रखें, घनत्व ज्यादा है, बहुत अधिक घनत्व है, सैलिनिटी ज्यादा होनी चाहिए, तब क्या होगा, दबाव बढ़ेगा। तो ध्यान रखें, समुद्री सतह के नजदीक दबाव में वृद्धि के कारण सतह से गहराई की ओर घनत्व भी बढ़ता जाता है। यह बात बिल्कुल सही है। अगर दबाव बढ़ता जाएगा तो आप जैसे जैसे नीचे गहराई की ओर जाएंगे, क्योंकि एक परत का दबाव दूसरी परत पर लगेगा, दूसरी परत का दबाव तीसरी परत पर, तो परतों का दबाव तो नीचे बनता ही जाएगा। तो जैसे जैसे आप समुद्र में गहराई पर जाएंगे, दबाव क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और दबाव बढ़ने की वजह से ध्यान रखें क्या होता है, घनत्व बढ़ता जाता है। ठीक है, क्या होता जाता है, घनत्व बढ़ता जाता है। जब हम पहले सेंटेंस की बात करेंगे यहां, तो हमारा पहला कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि समुद्री सतह के नजदीक दबाव में वृद्धि के कारण सतह से गहराई की ओर जाने पर घनत्व भी बढ़ता जाता है। घनत्व की बात करें, घनत्व क्या है, घनत्व किसी भी पदार्थ में प्रति इकाई जो हमारे पास आयतन मौजूद होता है, इसमें द्रव्यमान की मात्रा ही घनत्व है। ठीक है, दबाव बढ़ेगा तो द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ता जाएगा किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में, प्रत्येक आयतन में, तो दबाव बढ़ेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लवणता बढ़ती जाएगी तो घनत्व क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आप गहराई में जाते जाएंगे। तो पहला कथन हमारा सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि समुद्री सतह का घनत्व इसके तापमान को कम करके इसकी लवणता को या तो बढ़ा के या दबाव बढ़ाकर बढ़ाया जा सकता है। जैसे ही दबाव बढ़ेगा घनत्व बढ़ जाएगा। कथन 1 सही है। दूसरा, यदि हल्का सतही जल हवाओं द्वारा दूर ले जाया जाता है, मान लीजिए तट है,
ठीक है, तो स्थल भाग है, ठीक है, ये क्या है, स्थल भाग है, तट नहीं स्थल भाग। स्थल भाग से जो हवाएं चलती हैं, ये हवाएं जो आगे की ओर बढ़ेंगी, ये समुद्री सतह के जल को यदि इस तरीके से खिसका देंगी, एक स्थान से दूसरे स्थान इसको खिसका देंगे, क्योंकि क्या लिखा है, यदि हल्का सतही जल हवाओं द्वारा दूर ले जाया जाता है, इन हवाओं द्वारा दूर ले जाया जाता है, तो जो सघन, ये यहाँ पर जो घनत्व जिनका ज्यादा है, जो सघन जल की सतह है, ये कहाँ आएंगी, ऊपर की ओर आएंगी। तो सघन उपसतह जल सतह पर ऊर्ध्वगामी होगा, अपवेलिंग होगा इसका, ये ऊपर की ओर आती है। यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसे ही ऊपर की परत हटेगी तो नीचे से सघन घनत्व वाली परतें ऊपर की ओर आएंगे। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चीजों को कैसे समझना है, हर एक तथ्य अपने आप से कैसे एक दूसरे तथ्य से कैसे जुड़ा हुआ है, ये दोनों चीजें आपको साथ साथ लेकर चलना है, ताकि आप चीजों इनके कंसेप्ट, इनके फैक्ट को आसानी से समझ पाएं और याद रख पाएं। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब है। तो आज का हमारा सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले प्रश्नों के साथ, कुछ खास और इंपॉर्टेंट प्रश्न जो PYQ में पूछे गए हैं विगत वर्षों में। ठीक है, तो अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए इनके कंसेप्ट भी आपको डिटेल में मिल जाएंगे। दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पर आपको सर्च कर लेना है और इन्हें डिटेल से पढ़ लेना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में। शुक्रिया।